हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज अपन नेम रिएक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अपन ने ये नेम रिएक्शंस कंप्लीट कर ली थी। आज जो अपन नेम रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं वो है बूचर रिएक्शन, कॉल्वे रिएक्शन, रायमर-टीमान। रायमर-टीमान में अपन दो पढ़ेंगे, रायमर-टीमान फॉर्मालेशन और रायमर-टीमान कार्बोक्सिलेशन। ऐसे ही लेडर-मॉन्स रिएक्शन पढ़ेंगे। लेडर-मॉन्स रिएक्शन एनसीईआरटी में नाम एड नहीं कर रखा है, लेकिन एनसीईआरटी रिएक्शन में ये दे रखा है कि किस तरह से एक फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट और नॉलेज पॉलीमर बनाते हैं। एक्चुअली में वो एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन कौन सी है? लेडर-मॉन्स रिएक्शन। इसके नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास डाउ प्रोसेस। अब देखिए यहाँ जो ये तीन रिएक्शंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने नीट एग्जाम के पर्पज से, जेईई मेंस एग्जाम के पर्पज से, तो इस कर सकते हैं। अब जो नए व्यूअर्स हैं वो व्यूअर्स यहाँ इस केमिस्ट्री नाम चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो सी नया वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। चलो ये नेम रिएक्शन, इसमें सबसे पहले अपन बात करें फिनोल के बूचर रिएक्शंस की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। रिएक्शन क्या है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करें, अगर मैं बात करूं फिनोल की, बूचर रिएक्शन, ये फिनोल का अमोनोलाइसिस होता है किसके प्रेजेंस में? अमोनिया के प्रेजेंस में, और इसके अंदर कैटलिस्ट यूज किया जाता है ZnCl2। तो अगर मैं ये कह दूं कि फिनोल की रिएक्शन, जब फिनोल की रिएक्शन अमोनिया से ZnCl2 की प्रेजेंस में करवाई जाए तो यहां से वाटर रिलीज हो जाए और ये अपने को एक नया कंपाउंड मिल जाए, दैट इज एनिलीन। अब देखिए अगर आपको याद हो इससे पिछले वाले वीडियोस के अंदर मैंने ये कहा था कि अगर मैं इस एनिलीन की रिएक्शन को NaNO2 प्लस कंसर्ट एसिड से ट्रीट करा दूंगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा? N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा। और यहां से मैंने आपको ये कहा था कि ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कौन कौन सी रिएक्शन देता है? सैंड-मेयर रिएक्शन देता है, गाटरमान रिएक्शन देता है और बाल्ज-सीमान रिएक्शन देता है। इसके अलावा ये कपलिंग रिएक्शन भी देता है। ये अपन ने पीछे वाले वीडियोस में कवर कर लिए हैं। चलिए, तो जो पहली रिएक्शन थी वो थी बूचर रिएक्शन, जो कि फिनोल से क्या बना रहे हैं अपन? एनिलीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। चलिए सेकंड रिएक्शन की बात करें। सेकंड रिएक्शन अपने पास है रायमर-टीमान रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स, ध्यान रहे। रायमर-टीमान रिएक्शन अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक रायमर-टीमान फॉर्माइलेशन, कौन से पढ़ रहे हैं? रायमर-टीमान फॉर्माइलेशन, और सेकंड पढ़ रहे हैं रायमर-टीमान कार्बोक्सिलेशन। ध्यान रहे, रायमर-टीमान फॉर्माइलेशन में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो कौन कौन से होते हैं? वो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड या सैलिसाइल एल्डिहाइड, दूसरा पेराहाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। सेम एज इट इज इसके अंदर कार्बोक्सिलेशन में, देखो कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है COH का बनना, CO2 का इंसर्ट होना। तो ये बनाएगा अपने पास ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड कहते हैं इसको, दूसरा बनाएगा पेराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब देखिए जो फॉर्मालेशन रिएक्शन है, इस फॉर्मालेशन रिएक्शन के लिए अपन यूज करेंगे क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम में और दूसरा फिर उसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। ऐसे कार्बोक्सिलेशन में अपन यूज करेंगे फर्स्ट टाइम CCl4 और सेकंड एसिडिक मीडियम में वाटर। अब ध्यान रखने की बात है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि फॉर्मालेशन रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो ध्यान रखना इस फॉर्मालेशन के दौरान इस क्लोरोफॉर्म और कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से या इनकी रिएक्शंस की वजह से एक कंपाउंड बनता है। वो क्या बनता है? ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन इस KOH
बेसिक मीडियम में कराता हूँ तो यहाँ से ये वाटर को बाहर निकाल देगा, यहाँ से इसके रूप में, यहाँ से है तो यहाँ से वो वाटर बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CCl3 नेगेटिव। इस CCl3 नेगेटिव को मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है साहब। अब ध्यान रहे कि जैसे ही यहाँ से ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, देखो ये कार्बन अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन जैसे ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, अपना तो लेके जाएगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके चला, ये Cl कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन जाता है। ध्यान रहे इसी स्पीसीज को अपन क्या नाम देते हैं, कार्बीन। और इस कार्बन का जो नाम है वो है डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये डाइक्लोरोकार्बन किसकी तरह काम करेगी, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी। क्यों, क्योंकि ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन गई है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि राइमर-टिमान फॉर्मेलिशन में जो क्लोरोफॉर्म है, उस क्लोरोफॉर्म से एक इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट का नाम है कार्बीन, ठीक है स्टूडेंट्स, या डाइक्लोरोकार्बन कहते हैं। चलिए अब अपन एक एक रिएक्शन इसको देख लेते हैं। ध्यान रखना एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं राइमर-टिमान फॉर्मेलिशन की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट राइमर-टिमान फॉर्मेलिशन। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, ध्यान रखना। ये फिनोल ले लिया मैंने और इस फिनोल का सबसे पहले मैंने क्या करवा बना लिया, सोडियम सॉल्ट बना लिया। दैट मीन्स सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना लिया। अब आपको क्या करना है, इस सोडियम फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन फर्स्ट टाइम क्लोरोफॉर्म के साथ में बेसिक मीडियम में करानी है और सेकेंड टाइम हाइड्रोलाइसिस करा देना है। तो जैसे ही आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड। तो ये जो रिएक्शन अपने पास है वो कौन सी है, राइमर-टिमान फॉर्मेलिशन। ध्यान रखना एग्जामिनर में आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, भाई कन्वर्जन भी पूछ सकता है अपने एग्जाम में, तो वो ये कहे कि मेरे पास कोई कंपाउंड ए है जिसकी रिएक्शन मैंने NaOH से करवाई, तो मेरे पास एक कंपाउंड बना सोडियम फिनॉक्साइड, और इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म से करवा करके तो मेरे पास बना बी प्रोडक्ट, और इस बी का जब एसिडिक मीडियम में अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराता हूं तो ये बनता है सी। अब आपको पहचानना होता है कि वो जो सी और डी कंपाउंड है वो कौन सा होगा। तो यहाँ से अपने को ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिल रहा है और पैरा प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो सी में कह सकता हूँ कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड हो गया, और जो डी है वो कौन सा हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन थी वो कौन सी थी अपने पास, राइमर-टिमान फॉर्मेलिशन। दूसरी जो रिएक्शन अपने पास है वो राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन है। कौन सी है, राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन। तो इसमें वही सोडियम साल्ट और फिनॉक्साइड अपन यूज करेंगे, इसमें भी OH NaOH की प्रेजेंस में ये क्या बना लेगा, इसका सोडियम सॉल्ट बना लेगा क्या, ठीक है। और अब ये सोडियम सॉल्ट फर्स्ट टाइम इसका CCl4 से रिएक्शन कराते हैं और सेकंड एसिडिक मीडियम में इसका क्या करवाया जाता है, हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है। तो जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस होगा ये भी ऑर्थो प्रोडक्ट कार्बोक्सिलेशन है तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा प्लस पैरा प्रोडक्ट बना लेगा, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखना यहाँ इस रिएक्शन को मैं ओवरऑल ये कह दूं कि अगर मैं फिनोल लूं, देखो याद करने का तरीका इसमें ध्यान रखना, इस दोनों रिएक्शंस को मैं एक साथ लिख रहा हूं कि अगर मैंने NaOH लिया और इस NaOH की रिएक्शंस करवाई मैंने, सॉरी इस फिनोल की रिएक्शन जब NaOH से करवाई तो मेरे पास क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड आयन से एक तरफ मैं कार्बोक्सिलेशन ले लेता हूं और एक तरफ ले लेता हूं फॉर्मेलिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए फॉर्मेलिशन में जो रिएजेंट मैंने यूज किया वो मैं यहाँ ले लेता हूँ, क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम और दूसरा है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर मैं जो प्रोडक्ट मेरे पास मिल रहा है वो ये मिल जाएगा क्या, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्लस पैरा हाइड्रोक्सी
बेंजीन बन जाएगा। ऐसे अगर मैं इसका कार्बोक्सिलेशन कराता हूं CCl4 और सेकंड एसिडिक मीडियम में वाटर लेकर के, तो ये मेरे पास मिल जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्लस पेरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं मेंशन कर सकता हूं कि ये जो रिएक्शन है वो तो अपने पास हो गई राइमर टिमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन हो गई, और ये जो रिएक्शन है वो कौन सी हो जाएगी, राइमर टिमान कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से अपन राइमर टिमान रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन अपने एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से भी अगर क्वेश्चन बना है एग्जाम में तो यहां से ये ले सकता है कि ये जो सोडियम फिनोक्साइड है, इस सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन मैं CCl4 से कर रहा हूं, और फिर इसका प्रोडक्ट जो बी बना उस प्रोडक्ट बी का मैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं, तो मेरे पास इसके रेसिपी में ये C+D बन गया। तो आपको याद रखना है कि यहाँ जो CO2 बन रहा है वो कौन सा बन जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्लस पेरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं रिएक्शंस में। ये अपने पास थी राइमर टिमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन। चलिए आगे की जो नेम रिएक्शन है वो देखते हैं। नेक्स्ट नेम रिएक्शन अपने पास है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन को कोल्बे-सिमट रिएक्शन भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया। कौन सी है, कोल्बे-सिमट रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन और कोल्बे सिम रिएक्शन। एक्चुअल में जो कोल्बे रिएक्शन होती है, इस कोल्बे रिएक्शन में कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी मैं इसको लिखता हूं कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोल। फिनोल का क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा। किसके प्रेजेंस में होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, जब भी कार्बोक्सिलेशन की बात होगी अपन कोल्बे रिएक्शन के अंदर क्या यूज करेंगे, CO2 का ऐड करेंगे, CO2 इंसर्ट करेंगे। अब वो रिएक्शन कैसी होगी वो देखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ले लिया वो सोडियम फिनोक्साइड आयन, ये ले लिया मैंने, पहले सोडियम ले लिया और फिनोल ले लिया, और इस फिनोल की रिएक्शन मैंने बेस से करवा दी और मेरे को मिल गया सोडियम फिनोक्साइड आयन। अब क्या करना है आपको, इस सोडियम फिनोक्साइड आयन की रिएक्शन अगर मैं CO2 से कराता हूं तो ध्यान रखना यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये CO2, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान रखना। सबसे पहले यहां से ये रिएक्शन होगी, यानी ये ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद में ये स्पीसीज अपने पास बन गई। ये देखिए, ये हो गया O C डबल बॉन्ड O Na, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये H ऐसे कैसे अभी पढ़ा, ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब होगा क्या, यहां से होगा रीअरेंजमेंट। क्या होगा, यहां से रीअरेंजमेंट होगा सब। कैसे, यहां से जो H है वो यहां इंसर्ट हो जाएगी, और ये जो ग्रुप है ये वाला वो यहां आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेरे पास रीअरेंजमेंट हो जाएगा। यहां से ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहां से रीअरेंजमेंट होने के बाद में जो अपने को मिलती स्पीसीज वो अपने को ये मिली, ये बन गया OH और ये बन गया C डबल बॉन्ड ON। अब आप क्या करोगे, इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर दो या एसिडिक मीडियम डाल दो, तो ये मेरे पास जो प्रोडक्ट मिल गया वो क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। याद रहेगा। अब ध्यान रखना, यहां पर मैंने ऑर्थो प्रोडक्ट बनाया है, अगर मैं पेरा प्रोडक्ट बनाता हूं तो ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट के लिए आपको याद रखना पड़ेगा टेम्परेचर। यहां पर अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो अलग अलग टेम्परेचर पर ऑर्थो प्लस पेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की बात है कि अगर मैं ये कहूं कि यहां मैंने ले लिया CO2 और यहां मैंने ले लिया CO2, और एक जगह मैंने 400 to 453 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, और एक जगह मैंने 523 to 573 केल्विन अप्रोक्स टेम्परेचर मैंने ले लिया। तो ध्यान रखना, इस टेम्परेचर पर ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट,
यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है, देखो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा इस टेम्परेचर पर, और इस टेम्परेचर पर ये तेरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कोल्बे रिएक्शन के लिए। चलिए नोट कीजिए इसको, आगे चलते हैं। फिर हो गया नोट, चलिए आगे चलते हैं। ये है अपने पास कोल्बे और कोल्बे सिमेंट रिएक्शन। अब देखिए मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐड कर लेता हूं। अपने पास बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड। क्या बन गया मेरे पास? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन गया। ये अपने पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन गया। अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड से करा दूं एसिडिक मीडियम में, क्या करा रहा हूं? एसिडिक एनहाइड्राइड से करवा रहा हूं एसिडिक मीडियम में। तो देखिए ये रहा अपने पास OH जो कि एक बेस की तरह काम करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये पाइबोन यहां शिफ्ट होगा। जैसे ये पाइबोन शिफ्ट हुआ अपने पास ये स्पीसीज बन गई। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यहां पे प्लस चार्ज लगा देता हूं, ये C, यहां CH3 ले लेता हूं, यहां O नेगेटिव ले लेता हूं, और ये C डबल बॉन्ड सॉरी ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3 ले लिया मैंने। अब क्या होगा? ये वापस इस पर अटैक करेगा। देखो न्यूक्लियोफाइल का क्या हुआ? पहले एडिशन, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहले क्या हुआ? इसका एडिशन। अब क्या होगा? एक न्यूक्लियोफाइल वापस क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां पे क्या हो रहा है? ये एलिमिनेशन हो रहा है स्टूडेंट्स। अब अपने पास क्या मिल गया? देखिए साहब, ये मिल गया CH3 सॉरी O प्लस है यहां पर CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये COH यहां पर, ठीक है। अब यहां से क्या कर दोगे? H+ निकाल दो। अब जो बनने वाला प्रोडक्ट बना अपने पास, क्या ये बन गया क्या? और इसी प्रोडक्ट को अपन क्या नाम देते हैं? एस्पिरिन। क्या बोलते हैं इसको? एस्पिरिन। और ये एस्पिरिन अपने एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन बना सकता है वो क्या बना सकता है कि अगर मैं किसी फिनोल की रिएक्शन बेस से कर रहा हूं, उससे कंपाउंड बना सोडियम फिनोक्साइड, और उस सोडियम फिनोक्साइड का अगर मैंने कार्बोक्सिलेशन कोल्बे रिएक्शन करवा दी, तो जो बन रहा है एट द टेम्परेचर मेंशन कर दे 400 to 453 केल्विन टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर भी ऐड कर दिया। अब वो कह रहा है कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसकी रिएक्शन अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दी जाए तो एक कंपाउंड बनता है जो एंटीपायरेटिक की तरह काम करता है, जो फीवर को रिड्यूस करता है, जो आर्थराइटिस में यूज करते हैं। जिस प्रोडक्ट को क्या करते हैं? आर्थराइटिस में यूज करते हैं। देखिए एक तो ध्यान रखना, ये पेन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। अब दूसरा एंटीपायरेटिक की तरह काम करता है। ये एंटीपायरेटिक दैट मीन्स फीवर को भी क्या करता है? ये कम करता है, फीवर रिड्यूस करता है। दूसरा इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, बुखार में भी यूज कर रहे हैं, एंटीपायरेटिक की तरह काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो बॉडी का स्केलेटन होता है उसमें जो होने वाला पेन है, स्पेशली आर्थराइटिस, इस आर्थराइटिस में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा इस एस्पिरिन को देखो ये कहा जाता है कि ये इसका जो एक्शन होता है वो एंटी ब्लड क्लोटिंग का होता है, यानी ब्लड क्लोटिंग से ये क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग को होने से प्रिवेंट करता है। इसीलिए जब ब्लड क्लोटिंग को रोकता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट होते हैं, हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट होते हैं, उन हार्ट अटैक वाले पेशेंट को इस हार्ट अटैक से प्रिवेंट करने के लिए अपन इस मेडिसिन का यूज करते हैं। तो जो हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट होते हैं उनको ये एस्पिरिन की मेडिसिन दी जाती है, ताकि उनके जो ब्लड है उस ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो, वो कंसंट्रेट ना हो, और कंसंट्रेट ना होने से क्या होगा? वो ब्लड क्लोट नहीं होगा, इसलिए वो हार्ट अटैक से उसका प्रिवेंट हो सकता है। तो इसीलिए इस एस्पिरिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और ये अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से अपन ने एस्पिरिन के रिएक्शंस भी यहाँ कवर कर लिए। चलिए आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो मेरे पास है लेडर-मॉन्से रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लेडर-मॉन्से रिएक्शन। अब देखो लेडर-मॉन्से रिएक्शन का यूज किया जाता है, इट यूज टू फॉर्म पॉलीमर। और कौन कौन से पॉलीमर बनाए जाते हैं? पहला है नोवालेक पॉलीमर बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, और सेकंड है बेकेलाइट पॉलीमर। ये इस तरह से दो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन अपन यहां से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं अपन। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन पॉलीमर्स की अगर आपसे मोनोमर यूनिट पूछे, मोनोमर यूनिट, तो कौन कौन सी हो जाएगी अपने पास? एक हो जाएगी फिनोल और दूसरा हो जाएगा फॉर्मएल्डिहाइड। अब फिनोल और फॉर्मएल्डिहाइड की कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ये क्या बनता है? बेकेलाइट पॉलीमर बनता है। इसीलिए इसी को अपन बोलते हैं फिनोल फॉर्मएल्डिहाइड, फिनोल फॉर्मएल्डिहाइड रेजिन भी इसको कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए कैसे बना वो अपन डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस फिनोल की रिएक्शन इस फॉर्मएल्डिहाइड से करवाते हैं। तो होगा क्या, यहां से ये लॉन पेयर आएंगे, पाइबोन रेक्टर बनाएंगे और ये ऑर्थो प्रोडक्ट इसका बनेगा। यानी ऑर्थो वाला बना रहा हूं, ध्यान रहे कैसे बना रहा हूं। देखिए ये ऑक्सीजन ने ये लोन पे रहा है, ये ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर रहा है, तो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, ये H और ये CH2O नेगेटिव बन गया। अब क्या हो जाएगा, वही एरोमेटाइजेशन सिंपल मेथड है। क्या हो जाएगा, जैसे एक्सप्रेस निकलेगी ये एक्सप्रेस यहां जुड़ जाएगी और ये अपने पास प्रोडक्ट मिल गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, ऑर्थो या 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल बन गया। अगर ऐसे ही अगर मैं पेरा की बात करूं तो देखिए पेरा पे कैसे अटैक करेगा, ये लोन पेयर और ये फॉर्मएल्डिहाइड, ये यहां पर अटैक करे, ये यहां पे जाए कार्बन और ये पाइबोन इस पेरा पर अटैक कर दे। चलिए ये क्या बनेगा, देखिए ये डबल बॉन्ड यहां आ गए, ये पॉजिटिव, यहां H, यहां CH2O नेगेटिव, ये वापस क्या हो जाए अपने पास एरोमेटाइजेशन हो जाए, एरोमेटाइजेशन से वापस एरोमेटिक रिंग बन जाएगी और ये पेरा पोजीशन पर और जो H यहां रिलीज हो रही है वो यहां जुड़ जाएगी। तो ये बन गया अपने पास 4 1 2 3 4 या पेरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल बन गया। तो इस तरह से अब देखिए मैंने ये दोनों बना लिए, अब इन दोनों का यूज करूंगा मैं इनको बनाने के लिए। तो अगर मैं ये कहूं नोवालेक पॉलीमर बनाना है तो केवल और केवल ऑर्थो प्रोडक्ट को अगर मैं कंडेंसेशन कराऊं तो ये क्या देगा, नोवालेक बनाएगा। और अगर इन दोनों को रीड करा करके एक्सेस में अगर फॉर्मएल्डिहाइड डालूं तो ये क्या बना देगा, क्रॉस लिंक होकर के बेकेलाइट पॉलीमर का फॉर्मेशन कर देगा। देखिए कैसे देखिए अगर मैं बात करूं नोवालेक पॉलीमर की, पहले मैं बात कर रहा हूं नोवालेक पॉलीमर की बात कर रहा हूं। मैंने ले लिया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, यहां H ले लेता हूं, यहां CH2OH। ऐसे ही नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स मैंने ले ली, यहां लगा दूंगा मैं N। ठीक है, अब मैंने यहां क्या करवाया, इसका कंडेंसेशन करवाया। तो यहां से ये वाटर निकल जाए, इधर से ये दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जुड़े, यानी जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल से जुड़ेगा। ऐसे इधर से ये OH निकालेगा और जब ये OH निकालेगा कंडेंसेशन होगा इसका, तो अपने पास जो पॉलीमर बन रहा है, देखिए यहां CH2 जुड़ेगा, इधर वाला ये CH2,
देखिए इस तरह से ये कार्बन चेन इंक्रीज होती जाएगी। जी अब इस तरह से आप ऐड करते जाएंगे तो इस तरह से ये जो पॉलीमर बन रहा है वो मेरे पास कौन सा बन गया, नॉर्मल एक पॉलीमर बन गया। अगर आप चाहें तो यहीं से बेकेलाइट भी बना सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसी को फॉर्मेल्डिहाइड प्लस इसके पैरा प्रोडक्ट से जोड़ता हूं तो ये क्या देगा, बेकेलाइट दे देगा। एक तो मेथड इससे भी बना सकते हो, ठीक है। और दूसरा मेथड भाई इससे भी तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका वापस कंडेंसेशन करवाया जाए एक्सेस में फॉर्मेलिटी डाल करके, तो यहाँ से और यहाँ से फिर प्रोडक्ट देगा ये। लेकिन इसके अलावा भी एक मेथड और है, वो कौन सा है वो भी देख लीजिए। अब ले रहा हूं मैं दूसरा वाला बेकेलाइट के लिए। तो एक तो मेथड ये था बेकेलाइट बनाने के लिए, एक आप इस मेथड से भी बेकेलाइट बना सकते हैं। कैसे, मैंने ले लिया ऑर्थो प्रोडक्ट प्लस पैरा प्रोडक्ट और इन दोनों को एक्सेस में फॉर्मेल्डिहाइड लेकर के क्या करवा रहा हूं, हाई टेम्परेचर पर कंडेंसेशन करवा रहा हूं। तो क्या होगा, यहां से ये OH किसी दूसरे रिंग से जुड़ेगा, यहां से ये जो H है वो यहां से निकलेगा। देखिए क्या बनेगा वो देखते हैं अपन। ये जो बेकेलाइट बनेगा वो क्रॉस लिंक होकर के क्या होगा, इसका क्रॉस लिंक होगा ये। और क्रॉस लिंक होने की वजह से इस बेकेलाइट को अपन क्रॉस लिंक बेकेलाइट में भी इसको एग्जाम्पल के अंदर यूज करते हैं। तो ये देखो कैसे बन रहा है, ये इस तरह से ये बेकेलाइट का फॉर्मेशन अपने पास हो गया। इधर भी जोड़ दीजिए। ये लीजिए यहाँ OH और यहाँ और यहाँ लगा दीजिए आप N। तो ये अपने पास क्या बन गया, बेकेलाइट पॉलीमर बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज अपन ने जो रिएक्शंस पढ़ ली वो बुचरेट पढ़ ली, कॉलवे पढ़ ली, रायमंड-डी-मान पढ़ ली और लेडरमान से पढ़ ली। इसके अलावा एक रिएक्शन और आज पढ़ रहे हैं, वो है डाउ प्रोसेस। अच्छी रिएक्शन है, डाउ प्रोसेस में भी इंपॉर्टेंट है। जनरली अपन ये कहते हैं कि बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, क्योंकि Cl यानी हाइड्रोजन और कार्बन, जो बेंजीन और कार्बन है उसके बीच में डबल बॉन्ड फैक्टर होने की वजह से वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जो हेलोबेंजीन है उस हेलोबेंजीन में पहली कंडीशन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर यूज करूं, दूसरा अगर उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो वो रिएक्शन जो हेलोबेंजीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देंगे। ठीक, कौन सी कंडीशन पर, हाई टेम्परेचर पर और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में। देखिए कैसे, अगर मैं बात कर रहा हूं क्लोरोबेंजीन की, अगर मैं क्लोरोबेंजीन को एपस NaOH के साथ में 623 केल्विन टेम्परेचर और अप्रोक्स 300 एटीएम प्रेशर पर अगर मैं रिएक्ट कराता हूं तो ये सोडियम फिनॉक्साइड देगा। और इस सोडियम फिनॉक्साइड को एसिडिक मीडियम में, भले आप HCl डाल लो या H2SO4 डाल दो, ये क्या दे देगा अपने पास, यहाँ फिनोल दे देगा। ये जो प्रोसेस होती है इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डाउ प्रोसेस कहते हैं। अब ध्यान रखना, मैं इसके आगे भी एक रिएक्शन और ऐड कर रहा हूं कि अगर मैं यहां देखूं तो इस रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है और मैंने टेम्परेचर यूज किया 623 केल्विन टेम्परेचर। कितना यूज कर रहा हूं, 623 केल्विन टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो इस टेम्परेचर की बात करें तो वो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, यानी ज्यादा टेम्परेचर जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से यहाँ पर इस कार्बन और इस Cl की बात करें, इस कार्बन पर प्लस चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, यानी इस कार्बन पर जो प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से क्या होगा, ज्यादा क्रिएट होगा, या मैं कह दूं Cl इजीली निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में अपन एक एग्जांपल और लेते हैं जहां पर मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस कंपाउंड में ऐड कर रहा हूं। जैसे मैंने इस
कंपाउंड में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने की वजह से जहां टेम्परेचर 643 केल्विन यूज हो रहा था, वहां अब जो टेम्परेचर यूज हो रहा है वो 443 केल्विन ही यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान रखना यहाँ हाई प्रेशर भी यूज होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जैसे मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैरेक्टर ऑफ दिस कार्बन, देखिए यहाँ पे अभी Cl कैरेक्टर Cl जुड़ा हुआ है, ये Cl इजीली क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर आसानी से अटैक कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये Cl आसानी से निकल जाएगा और टेम्परेचर भी मेरे को क्या करना होगा, कम देना पड़ेगा। तो जहां पर क्या होगा, पहले तो इसकी एक्वस सॉल्यूशन कर दो और फिर एसिडिक मीडियम डाल दो, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, इस Cl की जगह क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा और ये बना लेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बना देगा। अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देता हूँ, ऑर्थो पे भी जोड़ देता हूँ और मैंने पैरा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया, अब देखिए पहले जो टेम्परेचर यूज हो रहा था उससे भी कम टेम्परेचर यूज होगा, क्योंकि यहाँ दो NO2 ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है और इस कार्बन को इस Cl से आसानी से निकाल जाएगा ये कार्बन से। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ पर इजीली अटैक करेगा, तो टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। अब जो टेम्परेचर यूज कर रहे हैं वो 368 केल्विन टेम्परेचर यूज कर रहे हैं साहब। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहा हूँ वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है और रिएक्शंस का न्यूक्लियर सॉल्यूशन के होना टुवर्ड द न्यूक्लियर सॉल्यूशन वो क्या हो गई मेरे लिए, इजी हो गई। अब ये प्रोडक्ट दे देगा इस तरह से, ऑर्थो पे भी NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और पैरा पे भी NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि इसकी ऑर्थो एज वेल एज पैरा पोजीशन तीनों ही जगह अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन ले लिया, तो ये कहा जाता है कि इस टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, केवल अगर आप स्टीम ऑफ वाटर ले लोगे या वार्म वाटर के साथ में अगर इसकी रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ आसानी से न्यूक्लियर सॉल्यूशन हो जाएगी और ये जो प्रोडक्ट देगा वो ये मिल जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि किस कंडीशन के अंदर एक हेलोबेंजीन न्यूक्लियर सॉल्यूशन रिएक्शन देगी, तो वो दो कंडीशन याद रखनी है, एक हाई टेम्परेचर और दूसरा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाई टेम्परेचर पर ये Cl बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये टेम्परेचर जो टेम्परेचर यहाँ ले रहे हैं उतने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पर इतना टेम्परेचर लिया, अगर मैं दो लगा रहा हूँ तो फिर टेम्परेचर और कम हो गया, और अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहा हूँ तो इस हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, आप स्टीम ऑफ वाटर से इसकी रिएक्शन करा करके एक कंपाउंड बना सकते हैं जिसको अपन बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शंस है अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज अपन ने जो रिएक्शंस कवर कर ली वो कर ली, बूचरर रिएक्शन, दूसरी राइमर-टीमान रिएक्शन जिसमें फॉर्मलेशन एंड कार्बोक्सिलेशन, तीसरा अपन ने कवर कर लिया कॉल्बे सिमट और कॉल्बे रिएक्शन, चौथी अपन ने डिस्कस कर ली लेडरर मॉन्से रिएक्शन जिसमें अपन ने बेकेलाइट और नॉलेज पॉलीमर का फॉर्मेशन किया है, फिफ्थ अपन ने डिस्कस कर ली डाउ प्रोसेस, और इसके अंदर अपन ने ये सारी रिएक्शन भी ऐड कर ली। तो किस टेम्परेचर पर ये रिएक्शंस हो रही हैं, किस कंडीशन में हो रही है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको केवल ये याद करना है, आपको अपने आप क्वेश्चंस आपके आते ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज के लिए यहाँ है, नेक्स्ट वीडियो के लिए अपन देखते रहिए आप केमिस्ट्री धाम। ठीक है, जो नए व्यूअर आ रहे हैं वो ध्यान रहे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें केमिस्ट्री धाम को, ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो आप धीरे धीरे इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि आपके पास एक टाइम ऐसा होगा कि पूरी रिएक्शंस का मैटर आप एक साथ रख लेंगे, और वो एक साथ मैटर आप एग्जाम के पहले 1 या 2 दिन पहले आसानी से पढ़ करके जा सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपके जितने ऑर्गेनिक रिएक्शंस आएंगी, ऑर्गेनिक रिएक्शन सारी की सारी मैं कवर करा दूंगा, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी जो आपको ये लगे कि ये यहाँ से नहीं हो पाएगी। मैं कह रहा हूँ आपको इजी वे में ये रिएक्शंस हो जाएंगी और आपके पूरे में से पूरे मार्क्स ऑर्गेनिक रिएक्शन से आपको मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए केमिस्ट्री धाम। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।